हेलो एवरीवन। बीपीएससी 101 में हम लोगों ने मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ना स्टार्ट किया था और पिछली वीडियो में मैं आपको बताई थी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म, जिसके अंदर हम देखे थे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है। आज हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है ये एप्लीकेशन पार्ट है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का। तो बेसिकली डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म स्टार्ट हुआ था डायलेक्टिक्स के प्रोसेस से। डायलेक्टिक्स जहाँ पे ट्रायोलॉजी था, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का, है ना। उसके बाद हम देखे थे बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें हमने दो लोगों के व्यू देखे थे। सबसे पहला व्यू जो था वो हेगल का व्यू था और दूसरा व्यू जो था वो कार्ल मार्क्स का व्यू था। अब दोनों ही अपने अपने बेस में अलग अलग चीज़ें रखते हैं। तो हेगल जो थे वो अपने बेस में आइडिया को रखते हैं और कहते हैं जो उस एज का प्रिवेलेंट आइडिया है वही बेस में रहता है और बाकी ये आइडिया ही डिसाइड करता है कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सपोज उस टाइम में लिबरल आइडिया प्रिवेलेंट है तो वही डिसाइड करेंगे क्या होगा पॉलिटी, क्या होगा सोसाइटी, क्या होगा रिलीजन, क्या होगा इकोनॉमी। तो बाकी जितनी भी चीज़ें आइडिया को छोड़ के आ रही है वो सभी सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे और हेगल के अकॉर्डिंग आइडिया जो होगा वो बेस बनेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स जो है वो आइडिया को रिप्लेस कर देते हैं मैटर से, है ना। और आइडिया की जगह पे उन्होंने बेस में रखा है इकोनॉमी को, यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वही डिसाइड करेगा सुपर स्ट्रक्चर को। यानी अब जितनी भी चीज़ें बच गई जैसे पॉलिटी, सोसाइटी, इवन आइडिया, जितनी भी चीज़ें अब आएगी वो सभी सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट बनेगी और बेस बनेगा इकोनॉमी। ठीक है, तो यही था दोनों के मॉडल में डिफरेंस। हेगल आइडिया को बेस बनाते हैं और मार्क्स इकोनॉमी को बेस बनाते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम जानेंगे क्या है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये एप्लीकेशन है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का। एप्लीकेशन कैसे? इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री के लिए, यानी जब हम हिस्ट्री को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं उसी को हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कह दिया, जो कि बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट है, यानी अप्लाई कर रहे हैं हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म किस चीज़ पे रिलाई कर रहा है? थीसिस पे, एंटीथीसिस पे एंड लास्टली जाके मिलता है सिंथेसिस। इसी चीज़ को इस्तेमाल करके हम हिस्ट्री को इंटरप्रेट करेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन जो है इसको हम मार्क्सियन मेथोडोलॉजी को अप्लाई करके करते हैं, यानी मार्क्सियन मेथोडोलॉजी है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो है उनको हम अप्लाई करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करने के लिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो डिवाइड होता है 4 स्टेज में। ठीक है, 4 स्टेज क्या है? एक है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। सबसे पहला स्टेज क्या था? प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं था, जहाँ पे कोई भी क्लास नहीं था, सब कुछ अच्छा था। दूसरा आता है स्लेवरी सिस्टम, क्लास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है फिर फ्यूडलिज्म और चौथा है हमारा कैपिटलिज्म। तो ये 4 स्टेज में डिवाइड होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में, स्लेवरी सिस्टम में, फ्यूडलिज्म में और कैपिटलिज्म में। प्रिमिटिव कम्युनिज्म ये जो है अर्लीस्ट पार्ट है ह्यूमन हिस्ट्री का, यानी जब मान लो कि हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, अभी अभी एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ अर्थ पे, वो वाला केस होगा हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म का। ज्योग्राफी में हम चीज़ों को पढ़ते हैं कि कैसे कैसे अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, कैसे एटमॉस्फेयर बना, कैसे लिथोस्फेयर बना। तो पॉलिटिकल साइंस में हम कैसे पढ़ेंगे हिस्ट्री को? इस तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि अर्लीस्ट पार्ट जो ह्यूमन हिस्ट्री का है वो है हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ये जो स्टेज था ये प्रॉपर्टी लेस था, किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन लेस था, क्लासलेस था, स्टेटलेस सोसाइटी था। यानी कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो ही नहीं रहा है। आप समझो, जब चीज़ें तुरंत ही एग्जिस्टेंस में आई है, क्या प्रॉपर्टी होगा लोगों के पास? ना प्रॉपर्टी होगा, ना एक्सप्लॉयटेशन होगा, ना कोई क्लास होगा, ना कोई स्टेट होगा। बेटर सोसाइटी, सब कुछ बढ़िया था। यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो था वो भी बैकवर्ड था। लोग वहाँ क्या कर रहे थे? डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो यहाँ पे था वो बैकवर्ड था। टेक्नोलॉजी अंडर डेवलप थी, ऑब्वियसली है। क्या टेक्नोलॉजी रहेगा उस टाइम पे जहाँ चीज़ें अभी स्टार्ट ही हुई है? ये अर्लीस्ट पार्ट है ना हिस्ट्री का। तो नो टेक्नोलॉजी, बैकवर्ड
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था। कम्युनिटी जो था वो ओन कर रहा था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितने भी लोग वहाँ रह रहे थे वो सभी लोग मिल के क्या कर रहे थे, इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे थे, यानी सभी लोग ओनर थे। वो एक बंदा निकल के आके नहीं कहेगा कि हम क्लेम करते हैं इस प्रॉपर्टी को, सभी लोग मालिक थे, कम्युनिटी ओन कर रही थी। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था। और ऑब्वियसली है कि जब प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो कोई एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा। लोग यहाँ पे ज़मीन के लिए ही तो झगड़ा करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी ही नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप ही नहीं है, तो क्या एक्सप्लॉयटेशन होगा। स्टोन का इस्तेमाल हो रहा था हंटिंग वेपन्स के लिए, फिशिंग नेट था, हुक था, ये सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था। तो अर्लीस्ट हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं ना कि हंटर एंड गैदरर, यही कहा जाता है ना कि लोग वहाँ क्या करके अपने पेट को पालते हैं, हंटिंग करके और गैदरिंग करके। हंटिंग एनिमल को हंट कर रहे हैं खाने के लिए, और गैदरिंग यानी कि जो भी फ्रूट्स है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उनको हम चुन के अपने पेट भरते हैं। हुक है, मछली पकड़ते हैं, फिशिंग नेट है। तो ये सब उस टाइम पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करता था। तो इंटायर कम्युनिटी जो था वो इन सभी चीज़ को ओन कर रही है, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल निकल के प्राइवेटली इन चीज़ों को ओन नहीं कर रहा, पूरी कम्युनिटी इस चीज़ को ओन कर रही है। तो प्रोडक्शन जो था वो लिमिटेड था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब ये था कि हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन करें, यानी जितने में हमारा पेट भर जाए बस उतना ही काम करेंगे, बाकी की झंझट नहीं लेना, ठीक है। तो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन हुआ करता था, इसीलिए प्रोडक्शन लिमिटेड था। तो कोई भी सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था, तो नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमने कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके रखा ही नहीं है तो क्या ही प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा। तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था तो नो एक्सप्लॉयटेशन, नहीं हो रहा एक्सप्लॉयटेशन। तो नहीं था कोई एक्सप्लॉयटेशन तो ना ही था कोई क्लास डिवीज़न, ना कोई क्लास डिवीज़न होगा, ना कोई क्लास स्ट्रगल होगा, ना ही क्लास स्ट्रगल होगा, ना स्टेट बनेगा। स्टेट का फॉर्मेशन ही तो तभी हुआ था ना कि हम एक दूसरे से प्रोटेक्शन चाहिए, हमें लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन चाहिए, ऐसा जॉन लॉक ने कहा था। तो जब कभी भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो स्टेट एज ए प्रोटेक्टर सामने आता है। तो जब यहाँ पे कोई क्लास स्ट्रगल है ही नहीं, जब यहाँ पे कोई कस्ट है ही नहीं, तो क्यों आएगा स्टेट? कोई स्टेट नहीं था। तो ये था कम्युनिस्ट सोसाइटी, बट ऑफ ए प्रिमिटिव टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव, पुराना तरीके का कम्युनिस्ट सोसाइटी था। लाइफ लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्ट हुआ करता था, लेकिन फिर भी इनको कैरेक्टराइज किया जाता है एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल। यहाँ पे नहीं था कोई एक्सप्लॉयटेशन, ना ही था कोई कॉन्फ्लिक्ट और ना ही था कोई स्ट्रगल। अब टेक्नोलॉजी जो है वो स्टैटिक नहीं है, यानी स्थिर नहीं है। टेक्नोलॉजी तो टाइम टू टाइम इवॉल्व होगा ना, तो ये कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा था। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, है ना। जैसे कि पहले हंटिंग और गैदरिंग के लिए क्या हो रहा था, हुक का इस्तेमाल कर रहे थे मछली पकड़ने के लिए, है ना। हमने स्टोन का इस्तेमाल किया, पत्थर का इस्तेमाल किया एनिमल्स को, जानवर को मारने के लिए, हंटिंग करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया। अब क्या हुआ, उस पत्थर को हमने शार्प करके एक हथियार की तरह तैयार कर लिया, हुक को हमने और बेहतर किया, तो चीज़ें क्या हुई, बेहतर हुई। बेहतर होना ही तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है ना। अब जैसे जैसे ये चीज़ें बेहतर होगी वो प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करेगी। अब पत्थर का ही आप एग्जांपल लो, पत्थर से जब हमने हथियार तैयार कर लिया, सपोज हमने क्या किया, भाला बना लिया, तलवार बना लिए, अब इनसे क्या हो रहा था, हंटिंग करना इजी हो रहा था। तो वही तो था हमारा प्रोडक्शन ना उस टाइम पे, ये हमारा इम्प्रूव हो गया। तो ये क्या किया, सरप्लस प्रोडक्शन में हेल्प किया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्शन इंप्रूव किया, और प्रोडक्शन इंप्रूव करेगा तो लोग कहेंगे कि चलो भाई थोड़ा इकट्ठा करके रख लेते हैं, कल काम नहीं करेंगे, आराम से बैठ के मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे। तो एग्जाम्पल से बता रही हूँ बस कि ये क्या हुआ, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट लाया तो सरप्लस प्रोडक्शन भी होने लगा। और जब सरप्लस प्रोडक्शन हम करेंगे तो इसको इकट्ठा करके हमें कहीं पे रखना होगा। अब हमने अगर किसी जानवर को मार के अपने हिस्से में रखा है तो हम चाहेंगे ना कि उस पर हमारा हक हो, हमारे कुछ करीबी लोगों का हक हो। तो यहाँ से प्राइवेट प्रॉपर्टी का इमर्जेंस होने लगा। अब हमने क्या किया, एक हिस्सा फिक्स करने लगे कि ये हिस्सा जो है भाई ये हमारा हिस्सा है, हमने यहाँ पे चीज़ों को इकट्ठा करके रखा है, आप नहीं छुओगे इसे, दूसरे से कह रहे हैं ऐसा।
तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अब कम्युनिटी के अंदर ना आके प्राइवेट ओनरशिप में आने लगा। आई होप आप सीक्वेंस को समझ पा रहे हो। तो सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड हो गया प्रॉपर्टी ओइंग और प्रॉपर्टी लेस क्लासेस में। यानी कि ये ऐसा स्टेज आया जब कुछ लोग जो थे उन्होंने इस वक्त का फायदा उठाया और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आलसी होंगे, लेजी होंगे, उन्होंने इस वक्त का फायदा नहीं उठाया। रिजल्ट क्या हुआ, जो लोग फायदा उठा ले गए उन्होंने अपने हिस्से में कुछ चीजें जमा करके रख ली, वो सब बन गए प्रॉपर्टी ओइंग क्लास। और जो उस टाइम पे आलसीपना दिखाए, काम नहीं किए, वो प्रॉपर्टी लेस क्लास बन गए। डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा कैसे सोसाइटी में स्टार्ट हुआ। तो बाय वर्च्यू ऑफ द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टी ओइंग क्लास एक्सप्लॉइट्स प्रॉपर्टी लेस क्लास। ठीक है, होगा ही ऑब्वियसली। मान के चलो ये ए है, ये बी है। अब ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग था, इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, मस्त आराम से हंटिंग किए। उस टाइम पे हंटिंग करके क्या किए, अब ये कुछ हिस्सा डिटरमाइन कर लिया अपने में कि यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को इकट्ठा करके रखेंगे और ये हक इस चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा या मेरे कुछ करीबियों का होगा। बी जो था बहुत लेजी था, कुछ काम नहीं किए तो ये ना कोई हिस्सा अपने लिए डिटरमाइन कर पाए, ना ही हंटिंग करके अपने लिए बचा के रखे। तो मान लो मौसम बदला, अब यहाँ पे क्या हुआ, सारे जानवर हट गए वहाँ से, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो उस केस में क्या करेगा, ये ए जो है वो अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करेगा जो उन्होंने इकट्ठा करके रखा है, लेकिन बी क्या करेगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होता है ना, एक्सप्लॉयटेशन होगा। बी आएगा इस ए के पास, गिराएगा, मुझे भी दे दो। इतना दयावान मनुष्य कभी रहा ही नहीं है। जब आप मैकियावेली को पढ़ोगे तो आपको ह्यूमन नेचर का पता चलेगा, जिनको वो हिस्ट्री की स्टडी करके बताते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर कैरेक्टर देखा जाए तो डोमिनेट क्या करता है कि लोग जो है वो पावर को गेन करके अपने आप को बहुत ऊंचा बना लेते हैं और यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्सेप्शन भी है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन ठीक है, कहा जाता है ना कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है। ठीक है, तो है शेल्फिश है लोग, और यहाँ से ही क्लास डिवीज़न स्टार्ट हुआ। तो सोसाइटी के अंदर जो ये क्लास डिवीज़न है और एक्सप्लॉयटेशन जो है, यही क्लास स्ट्रगल को बढ़ावा दिया। तो सिंस देयर इज क्लास स्ट्रगल, डोमिनेंट क्लास प्रॉपर्टी ओइंग क्लास क्रिएट्स एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट। अब यहाँ से जो डोमिनेट कर गया, जैसे ए यहाँ पे डोमिनेट कर गया था, अब ये ए क्या करेगा, एक इंस्टीट्यूशन को बनाएगा जिसे स्टेट कहा गया, ताकि वो सप्रेस कर सके इस डिपेंडेंट क्लास को, विच इज द प्रॉपर्टी लेस क्लास। यानी जो बी, यहाँ पे जो हमारा बी था जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं था, वो ए पे डिपेंड हो गया ना। अब इस बी को सप्रेस करने के लिए, यानी कि ये जो डिपेंडेंट लोग हैं इनको सप्रेस करने के लिए ए क्लास के लोग क्या करेंगे, वो इंस्टीट्यूशन फॉर्म करेंगे जिनको स्टेट कहा। तो स्टेट जो है ये क्लास इंस्ट्रूमेंट की तरह आया और एक कोर्सिव इंस्टीट्यूशन आया। यानी स्टेट का काम यहाँ पे क्या बता रहे हैं मार्क्स, कि स्टेट जो है वो कोर्सिव इंस्टीट्यूशन है। क्यों कोर्सिव है, क्योंकि ये बना ही किस लिए, सप्रेस करने के लिए बना, टू सप्रेस द डिसेंट ऑफ डिपेंडेंट क्लास। इसीलिए ये कोर्सिव इंस्टीट्यूशन है और एक क्लास इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्लास फॉर्म हुआ ना, तो जो बढ़िया लोग निकल के आए, पावरफुल बन गए, वैसे लोग क्या किए, ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिए उनको डोमिनेट करने के लिए। तो ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ इट्स क्रिएटर, यानी जो इन्हें बनाया है उन्हीं के इंटरेस्ट को तो ये प्रोटेक्ट करेंगे ना। और क्रिएटर थे हमारे प्रॉपर्टी ओइंग क्लास। तो बिगिनिंग में सोसाइटी जो था वो डिवाइड था मास्टर्स और स्लेव क्लास में। मास्टर्स जैसे कि ए बन के आ गया यहाँ, और स्लेव जो कि बी बन गया। ये था बिगिनिंग क्लास का। तो मास्टर्स जो थे उनको हैव्स कहा गया और स्लेव्स को हैव नॉट कहा गया। ठीक है, ये वर्ड आता है मार्क्स के थ्योरी में, ऐसा वर्ड आता है, हैव क्लास एंड हैव नॉट क्लास, याद रखना है इसे। तो हैव क्लास वो हो गया जो कि सुपीरियर क्लास है, यानी मास्टर क्लास, और स्लेव को हैव नॉट क्लास कहा गया। तो स्लेव जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं सारे प्रोडक्शन वर्क को, और मास्टर जो है वो
रह रहे हैं लेबर ऑफ स्लेव्स पे। एक टाइम पे ये क्या किए, अपना पावर को गेन कर लिया। अब ये मास्टर क्लास क्या कर रहे हैं, स्लेव से काम करा रहे हैं और उस स्लेव के लेबर पे रिलाई कर रहे हैं, उनकी मेहनत पे अब मास्टर क्लास क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, रह रहे हैं, है ना। ऐसा ही बताया जा रहा है यहाँ। तो इन्होंने एक्सप्लॉइट किया स्लेव्स को, और जब कभी भी स्लेव्स जो हैं वो उनके अगेंस्ट में बात की, रिसेंट किया, तो स्टेट आ गया मास्टर के रेस्क्यू में। मास्टर ने बना के रखा था ना स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को। तो जब कभी भी स्लेव्स मास्टर्स के अगेंस्ट में बातें करेंगे, उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करने को ट्राई करेंगे, स्टेट आ जाएगा बीच में बचाने को। तो स्टेट क्या किया यहाँ पे, सर्व किया एज इंटरेस्ट ऑफ मास्टर क्लास, उनके इंटरेस्ट को सेव किया और यूज किया कोर्सिव पावर टू सप्रेस द वॉइस ऑफ द स्लेव्स। स्टेट क्या किया, मास्टर क्लास को बचाया भी, और साथ ही साथ जो भी स्लेव्स जो थे, जो कि मास्टर क्लास के अगेंस्ट में बातें कर रहे थे, उनको सप्रेस भी किया। तो स्लेव सिस्टम आगे जाके सक्सीड हुआ फ्यूडलिज्म से। अब जितनी भी समाज बनती जाएगी वो सभी क्लास डिवीजन को दर्शाएगी ही। तो स्लेव सिस्टम से आया फ्यूडलिज्म की तरफ। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया था, जिनसे फर्दर चेंजेस आया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, और ये चेंजेस लाए रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में और सुपर स्ट्रक्चर में। जब कभी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदलेगा, सुपर स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा। तो स्लेव सिस्टम जो है वो रिप्लेस कर गया फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन से, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी सोसाइटी में, पॉलिटी में, मोरालिटी में और वैल्यू सिस्टम में, है ना। हमारा बेस में चेंजेस आएगा तो सुपर स्ट्रक्चर जो है हमारे ऊपर बैठा हुआ, जिसमें पॉलिटी है, सोसाइटी है, मोरालिटी है, वैल्यू सिस्टम है, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें भी रिफ्लेक्शन दिखेगा इस चेंज का, वो भी बदलेगा, है ना। तो डिवीज़न जो है सोसाइटी का इनटू फ्यूडल लॉर्ड्स एंड पीजेंट कैरेक्टराइजेस फ्यूडलिज्म। समझ में आया आपको। तो कैसे स्लेव सिस्टम से एक मास्टर क्लास आया और एक स्लेव क्लास आया। मास्टर ने अपने आप को पावरफुल बना के स्लेव्स को अपने पे डिपेंडेंट करा लिया। स्लेव्स जो हैं अब वो इनके लिए काम कर रहे हैं। तो मास्टर क्लास ने जितनी भी ज़मीनें इकट्ठा करके रखी थी, अब वो स्लेव उस पर काम कर रहे हैं, और स्लेव जो काम करके देते हैं मास्टर आराम से उस चीज़ों पे रिलाई करते हैं, उन पे जीते हैं, उन पे मौज करते हैं। ठीक है। तो यही क्लास धीरे धीरे फ्यूडलिज्म बन गया, जिनमें मास्टर क्लास को हमने नया नाम दे दिया फ्यूडल लॉर्ड्स का, और ये स्लेव्स जो है ये पीजेंट बन गए। पीजेंट यानी जो कि खेती कर रहे हैं, ठीक है। और मास्टर जो है फ्यूडल लॉर्ड यानी जमींदार, आप मान लो जमींदार बन गए, जिनके पास ज़मीन है। पीजेंट इनके ज़मीन पे काम कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडल लॉर्ड जो है वो ओन कर रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि लैंड, इनके पास लैंड है, वो उनको ओन करते हैं, ऑनर है। लेकिन पीजेंट जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं प्रोडक्शन वर्क को, यानी पीजेंट जो है वो इनकी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, वो इनकी ज़मीन पे प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। तो बाय वर्च्यू ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड, फ्यूडल लॉर्ड्स गेट ए ह्यूज शेयर ऑफ प्रोड्यूस विदाउट डूइंग एनीथिंग। अब सिर्फ और सिर्फ कि ये जमीन उस जमींदार का है, उस फ्यूडल लॉर्ड का है, इस वजह से जो प्रोडक्शन का ह्यूज शेयर है, यानी अच्छा खासा मात्रा में जो प्रोडक्शन हुआ है, उनका ज़्यादा हिस्सा जो है वो मास्टर क्लास को चला जाएगा बिना कुछ किए, बस इसलिए कि वो मास्टर है, वो उनका ज़मीन है, इसलिए हमने क्या किया, हिस्से में उनको ज़्यादा दे दिया। लेकिन लेबर किसका था, पीसेंट का। मेहनत किसने किया, पीसेंट ने किया। फिर भी वो प्रॉपर्टी लेस क्लास है, तो इसमें हिस्सेदारी में इन्हें कम मिलेगा, ठीक है ना। तो जो बाजी उस वक्त मार लिया, जो अपने आप को मास्टर क्लास बना लिया उस वक्त, वही पूरे हिस्ट्री को कंट्रोल करते आए आगे, है ना। ऐसा लग रहा है आपको ये चीज़ पढ़ के, ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा ये चीज़। तो यहाँ से क्या हुआ, फ्यूडल लॉर्ड लाइक पैरासाइट्स हु थ्राइव ऑन द लेबर ऑफ पीजेंट। ये क्या हुए, पैरासाइट की तरह है, जो कि सिर्फ पीजेंट के लेबर पे, जो कि सिर्फ पीजेंट के मेहनत पे अपने आप को थ्राइव करा रहे हैं, यानी अपने आप को सर्वाइव करा रहे हैं, अपने आप का मजा ले रहे हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं वर्ड मजा यूज़ कर रही हूँ, बट ठीक है, समझने के लिए बस यूज़ कर रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी मेहनत पे अपने आप को खुश कर रहे हैं, उनकी मेहनत को खा रहे हैं बैठ के आराम से। पैरासाइट भी यही कर रहा है। आई होप आप इस वर्ड को जान रहे होंगे, जो कि एनिमल के बॉडी पे रहता है,
सारी मेहनत एनिमल करके ले जाए और ये पैरासाइट क्या करता है, उसका खून चूस लेता है अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए। वही चीज कर रहे हैं फ्यूडल लॉर्ड, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय द वर्ड पैरासाइट। तो फ्यूडल लॉर्ड जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पीजेंट को, और अगर पीजेंट कभी भी एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में रेसिस्ट कर रहा है, उनके अगेंस्ट में आवाज उठा रहा है, तो उनके रेसिस्टेंस को क्रश कर दिया जाता है बाय द स्टेट, क्योंकि स्टेट बनाया ही इन्हीं लोग ने है, स्टेट को डोमिनेट ही कर रहे हैं ये सारे मास्टर क्लास और फ्यूडल लॉर्ड्स। तो ऑब्वियसली है कि ये प्रोटेक्ट और सर्व करेंगे फ्यूडल लॉर्ड के ही इंटरेस्ट को, ठीक है ना। जिन्होंने सरकार को बनाया है वो उनके ही इंटरेस्ट को सर्व करेंगे ना, क्योंकि बैठे भी तो उन्हीं के लोग हैं उस स्टेट के अंदर में। तो पीसेंट जो है वो डिपेंडेंट और एक्सप्लॉइटेड क्लास बन के रह गया, और लॉर्ड्स जो है वो डोमिनेट और एक्सप्लॉइटिंग क्लास बना। एक्सप्लॉइटिंग क्लास क्योंकि ये वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो भी पीसेंट है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज एक्सप्लॉइटिंग क्लास। तो कैपिटलिज्म फिर सक्सीड करता है फ्यूडलिज्म को, ठीक है। धीरे धीरे वापस से टेक्नोलॉजी डेवलप किया एंड चेंजेस आया फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फिर यहाँ से मिसमैच आ गया बिटवीन फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिसको रिजॉल्व किया गया थ्रू ए रिवॉल्यूशन। याद है मैंने आपको लिबरलिज्म के ओरिजिन की स्टोरी बताई थी लिबरल टॉपिक में, जिनमें मैं आपको बताई थी कि फ्यूडलिज्म के वजह से कैसे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स इमर्ज हुए, कैसे किंग का कॉन्सेप्ट आया और एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग लिबरल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े। कई सारे लोगों ने फिर क्या किया, उस सिस्टम को उखाड़ फेंका और लिबरल सोसाइटी सामने आई। इसी टॉपिक में आपको बताई हूँ, आगे जाके मैं आपको दिखाती भी हूँ। आपने अगर पहले के पार्ट को देखा होगा तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये रहा हमारा लिबरल यूनिट 3, जहाँ पे मैं आपको बताई थी। यहाँ देखो, द बिगिनिंग ऑफ लिबरलिज्म वॉज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हायरार्कियल एंड प्रिविलेज्ड अथॉरिटी एंड मोनार्की। हायरार्कियल फ्यूडल वाले सिस्टम में ही क्या था कि जितने भी फ्यूडल लॉर्ड आ गए, अब वहाँ पे उनका बेटा ही आगे जाके वापस से फ्यूडल लॉर्ड बनेगा। तो ये एक तरह से हायरार्कियल सिस्टम बन गया था। कुछ लोगों की प्रिविलेज्ड अथॉरिटी थी, यानी कि प्रिविलेज्ड अथॉरिटी मतलब क्या, जिनका जन्म उस जमींदार परिवार में हो गया उनको प्रिविलेज मिल गया ना, भले ही वो लायक है या नालायक है, उनको अथॉरिटी मिल गया। मोनार्की का जो कॉन्सेप्ट था, ये सभी से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो इनके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में लिबरलिज्म का बिगनिंग हुआ था। तो यहाँ फ्रीडम की बात की गई थी कि फ्रीडम की मांग थी, इसके ही लिए प्रोटेस्ट किया गया था लिबरल के द्वारा। तो ये फ्रीडम अब सबको प्रोवाइड हो गया आगे जाके। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और फ्यूडलिज्म को सक्सीड किया कैपिटलिज्म ने, यहाँ पे अब सबको फ्रीडम मिल गया। अब यहाँ पे कोई भी कैपिटलिस्ट क्लास बन सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ यहाँ भी। अब यहाँ पे जो मिसमैच आया था फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में, उनको रिजॉल्व कर लिया गया था रिवॉल्यूशन के थ्रू। तो कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है बिटवीन फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये रिजॉल्व हो गया अब, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जब भी एग्जिस्टेंस हुआ, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन जो था वो अब रिप्लेस हो गया कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से। तो सोसाइटी में जो डिवीजन था इनटू बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट क्लास कैरेक्टराइज कैपिटलिज्म, ये भी क्लास वाली सोसाइटी है। यानी कैपिटलिज्म के अंदर भी हमें दो क्लास देखने को मिलते हैं। पहला क्लास क्या है, बुर्जुआ क्लास। बुर्जुआ यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास को ही बुर्जुआ क्लास कहते हैं। दूसरा है प्रोलेटेरिएट क्लास। प्रोलेटेरिएट क्लास यानी हमारा वर्कर क्लास हो गया। बुर्जुआ क्लास हैव क्लास हो गया, और प्रोलेटेरिएट क्लास जो है ये हमारा हैव नॉट क्लास हो गया, ठीक है। वर्ड मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, हैव एंड हैव नॉट। तो बुर्जुआ क्लास जो है अब वो ओन कर रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, लेकिन प्रोलेटेरिएट क्लास जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं प्रोडक्शन को। तो प्रोलेटेरिएट जो थे वो बन गए इंडस्ट्रियल वर्कर्स। प्रोलेटेरिएट यानी वर्कर क्लास, मैं आपको बताएं तो वर्कर क्लास कहो या इंडस्ट्रियल वर्कर कहो, सेम थिंग। इन्होंने क्या किया, अपने लेबर को सेल किया ताकि उनको कुछ वेजेस मिल सके, यानी हम आपको लेबर की तरह काम करेंगे
और बदले में आप क्या करना, हमें कुछ पैसे दे देना, जो पैसे दोगे उसी को वेजेस कह रहे हैं। तो ये यूजुअली एक सब्सिस्टेंस वेज था विच इज सफिशिएंट ओनली टू सपोर्ट देम एंड देयर फैमिलीज। यानी सब्सिस्टेंस वेज का मतलब क्या हुआ, बस इतना ही पैसा हम आपको देंगे जितने में आप अपने आप को सपोर्ट कर पाओ और अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाओ, बस इतना ही मात्रा में हम आपको पैसे देंगे, ताकि ये जो अनइंटरप्टेड सप्लाई हो सके लेबर फोर्स का, उसको मेंटेन कर सके। यानी समझे कि देखो, अगर हमने आपके लेबर के बदले में आपको ज़्यादा पैसा दे दिया, ज़्यादा पैसा किस टर्म में, यानी आपका खाना पानी पढ़ाई जो कुछ भी चाहिए उनसे ज़्यादा अगर आपको बच रहा है, आप उसको अगर सेव करके रखने लगोगे तो कल से काम पे कौन आएगा, लोग आलस करेंगे ना कि यार पैसे तो है ही, आज छोड़ देते हैं, आज का भी खाने का पैसा जो है वो है ही, तो कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होगा लेबर का। तो ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सिर्फ इतना ही वेज दिया करते थे कैपिटलिस्ट क्लास, ताकि सिर्फ एक दिन का उनका खाना पानी हो सके, सिर्फ और सिर्फ वो अपने फैमिली को और अपने आप को सपोर्ट कर पाए, उतना ही वेज मिला करता था। ठीक है, तो ये अनइंटरप्टेड सप्लाई हो गया लेबर फोर्स का, इसको मेंटेन कर लिया गया। तो प्रोडक्शन जो था अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन के लिए नहीं था, यानी कि याद करो प्रिमिटिव कम्युनिज्म, वहाँ पे हम इतना ही प्रोडक्शन कर रहे थे जितना में हम कंज्यूम कर पाए। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन होने लगा वो सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट के लिए होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्शन होने लगा। तो यहाँ पे डिज़ायर आ गया टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अगर आपको बढ़ाना है तो वो क्या करने लगे, वेजेस को रिड्यूस करने लगे और वर्किंग आवर को बढ़ाने लगे। ये चीज़ को मैं आपको समझाती हूँ। देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने सुना होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। लैंड, यहाँ पे जितने भी पैसे लगेंगे आपको उसको उतने पैसे में खरीदना ही पड़ेगा, तो लैंड के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। कैपिटल, यानी कि एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आपको जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो आपको लेनी पड़ेगी, आप इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योर, यानी जो आइडिया है, जो लोग पैसे लगा रहे हैं, जो लोग फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो गए एंटरप्रेन्योर, इसमें भी कुछ नहीं हो सकता प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो बचा कौन, लेबर। यही एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपने प्रॉफिट के लिए। यानी कि आप समझो कि लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन तीनों में कुछ नहीं हो सकता पैसे का। बचा कौन, लेबर क्लास। यहाँ पे क्या करोगे, जो पैसे आपके लैंड में, कैपिटल में, एंटरप्रेन्योर में खर्चे हो गए हैं उसमें तो आपने कुछ नहीं कर पाया। लेबर क्लास में आप एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हो। लेबर क्लास का क्या करोगे, आप उनकी सैलरी काटोगे, उनकी वेजेस काटोगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाओगे। यहाँ से क्या होगा, ज़्यादा काम करने की वजह से आपकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगी। यानी कि मान लो कोई बिस्किट फैक्ट्री है तो ज़्यादा टाइम तक कोई काम करेगा तो ज़्यादा बिस्किट का पैकेट बन के आएगा, और ज़्यादा काम करवाने के साथ साथ आपने क्या किया, उनको पैसा भी कम दिया तो उनके वेजेस भी रिड्यूस हुए, तो पैसा भी कम दे रहे हो, काम भी ज़्यादा करवा रहे हो, यानी प्रॉफिट किसको हो रहा है, कैपिटलिस्ट क्लास को हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने वेजेस को रिड्यूस किया और वर्किंग आवर को बढ़ा दिया। तो यही एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पे आपने एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट किया, और यही धीरे धीरे करके डिटोरिएट करता रहा बहुत सारे वर्किंग क्लास को, which is eventually pushed into a situation where it has nothing to lose except its chain। यानी मार्क्स ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि वर्कर क्लास हैज़ नथिंग टू लूज एक्सेप्ट इट्स चेन, यानी जिस चेन में आप बंधे हो सिर्फ उसको आप तोड़ दो, उसको लूज कर जाओ, आपके पास खोने के लिए और कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने चेन को ही खो सकते हो, और खो जाओ इस चेन को। तो वर्कर क्लास फंस गया था इस बंधन में, जो कि उनकी स्थिति को और भी खराब करते गए, और कैपिटलिस्ट क्लास की वजह से वो एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे जहाँ पे उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था बल्कि एक चेन था। तो दिस पेव्स द वे फॉर द प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप वर्कर क्लास को इतना ही एक्सप्लॉइट करने लगे कि उनका रिवॉल्यूशन करना तय था।
ठीक है, तो ये रास्ता तैयार किया प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन के लिए। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो आई होप आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी के बचे हुए बेसिक प्रिंसिपल्स हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।